अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो लोग कनेक्ट हो चुके हैं काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा चैट बॉक्स के थ्रू कि आप लोग को आवाज़ आ रही है और स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर हो रही है। ठीक है, और साथ साथ मुझे ये भी बताते रहिएगा कि आज पहली क्लास किसकी है, आज फर्स्ट टाइम मुझसे कौन पढ़ रहा है। और ठीक है, वाजिद, फजलुर रहमान ठीक है, मुस्तफ़ा ठीक है। अभी सिर्फ एक लेक्चर हुआ है, बहुत बेसिक लेक्चर हुआ है, मैं उसको जल्दी से क्विकली आज थोड़ा सा कवर करूंगा। ठीक है उरूज। और हमने अभी सिर्फ बेसिक पढ़ा है उसमें। और वो रिकॉर्डिंग जो है वो मैं ग्रुप में भी शेयर कर चुका हूँ। और जो एसपीए का ग्रुप है उसमें भी मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास की शेयर कर दूंगा। अच्छा। अच्छा, मुझे काइंडली जल्दी से ये भी बताइएगा कि किस किस की पहली अटेम्प्ट है और कौन री अटेम्प्ट कर रहा है पेपर, सो दैट मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो। ठीक है जैन, अल्लाह आपको शिफा दे, सेहत दे। कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। कोई मसला ही नहीं है। अच्छा जी, बाकायदा हम पहले क्विकली रिव्यू करते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। कंफर्म कीजिएगा आप लोग के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, वन नोट। आप लोग के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है वन नोट की। ठीक है। वैसे तो ये पूरी जो आपको मैं भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये पूरी आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग की फॉर्म में यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं उसका लिंक आप सबसे शेयर कर दूंगा। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्विक रिव्यू, हमने पहले जो है फर्स्ट क्लास में आपका सिलेबस डिस्कस किया था, हमें तैयारी किस तरीके से करनी है इस चीज़ को डिस्कस किया था। फिर हमने ये देखा था कि बेसिकली टैक्स होता क्या है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि कुछ सर्टेन पर्सनस को करनी होती है। ये हर एक बंदे के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक बंदे को ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उसने पेमेंट करनी है। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ पर्सन, सर्टेन पर्सन जिनके ऊपर ये पेमेंट जो है वो कंपलसरी ऑब्लिगेशन क्रिएट की गई है। ये पेमेंट करनी किसको है, ये गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए रेवेन्यू, एंड वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज टैक्स। सर, ये पेमेंट हम करते क्यों हैं, टैक्स है क्या चीज़, टैक्स का लगाने के लिए कोई कानून होना चाहिए। यस सर, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 77 में मेंशन है कि कोई भी टैक्स उस वक्त तक चार्ज नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके लिए कोई कानून मौजूद ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी सेट ऑफ लॉ है, एक सेट ऑफ लॉ है, एक सेट ऑफ एक्ट है जिसमें राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, प्रोसीजर्स बताया है टुवर्ड्स दी ऑफ पब्लिक टुवर्ड्स दी स्टेट एंड ऑफ पब्लिक टुवर्ड्स दी स्टेट। इसी तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 77 में ये बताया है कि कोई भी टैक्स उस वक्त तक चार्ज नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके लिए कोई कानून मौजूद ना हो। जब ये बात की गई तो इनकम पे टैक्स लगाने के लिए हम देखते हैं कि इनकम टैक्स को आता है, सप्लाईज पे टैक्स लगाने के लिए सेल्स टैक्स को हम लेके आते हैं, प्रोडक्शन पे टैक्स लगाने के लिए हम फेडरल एक्साइज एक्ट लेके आते हैं। ये सारे वो कोर्स लॉज मैंने लिखे हैं जो हमारे कोर्स का पार्ट है। फिर हमने एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस स्टडी किया था कि ऑर्डिनेंस और एक्ट में क्या फ़र्क होता है। डिटेल इसकी आपको जो है वो लेक्चर में मिलेगी। फॉर टाइमिंग मैं अपने आज के टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली जा रहा हूँ। जो जिनकी पहली क्लास है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप लोग को कवर हो जाएंगी। हमने कहा कि भाई कोई भी आप लॉ पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका चार्जिंग सेक्शन और एक होता है आपका प्रोसीजरल सेक्शन। जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो आपका कहलाता है चार्जिंग सेक्शन, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन होता है जो आपको बताता है कि बेसिकली आप जो कानून पढ़ रहे हैं वो है क्या चीज़ और वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो हमने कहा कि आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 4 जो है वो आपका चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, और सेल्स टैक्स में सेक्शन 3 है प्रोबेबली जो आपका चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 4 को सर मैंने कहा चार्जिंग सेक्शन है, और इसको मैंने इसकी वर्थ बताई थी क्लास में कि भाई चार्जिंग सेक्शन बेसिकली है क्या। सेक्शन 4 में वो कहता क्या है, सेक्शन 4 में वो बेसिकली कहता है कि एक पर्सन हो, उस पर्सन के पास इनकम हो, इनकम कौन सी हो, टैक्सेबल इनकम हो। और उस टैक्सेबल इनकम, वो एक टैक्सेबल इनकम एक पीरियड की होनी चाहिए। वो पीरियड कौन सा होना चाहिए, ना वो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, वो होना चाहिए टैक्स ईयर।
एक पर्सन हो जिसके पास टैक्सेबल इनकम हो फॉर अ टैक्स ईयर, उस टैक्सेबल इनकम पे जो एक पीरियड की होगी उस पे हम लगाएंगे टैक्स रेट्स। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कहलाएगा इनकम टैक्स। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई आपके लॉ में, इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई भी लॉ पढ़ रहे हो तो उसमें डेफिनेशंस गिवन होती हैं। तो वो डेफिनेशंस की टाइप्स हमने देखी, डेफिनेशन की तीन टाइप्स होती हैं, एक्सक्लूसिव होती है एक डेफिनेशन, एक होती है इंक्लूसिव, एक होती है हाइब्रिड। सर हमें कैसे पता चलेगा जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं वो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है या हाइब्रिड? और इन कैटेगरीज को बनाने की बेसिस क्या है? इन कैटेगरीज को बनाने की बेसिस ये है कि एक तो हमारी होती है जनरल अंडरस्टैंडिंग और एक होती है हमारी डिक्शनरी मीनिंग। अगर एक डेफिनेशन एक्सक्लूसिव है तो उस एक्सक्लूसिव डेफिनेशन में हम जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है उसको भी कंसिडर नहीं करते और जो डिक्शनरी मीनिंग होती है उसको भी कंसिडर नहीं करते। और इस डेफिनेशन की निशानी ये होती है कि ये स्टार्ट होती है विद द वर्ड मींस, मींस के साथ ये वर्ड डिफाइन होता है। और अगर कोई भी वर्ड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मींस के साथ, मींस के टाइटल के साथ डिफाइन हो तो वो कहेंगे हम एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। और उस डेफिनेशन में फिर हमारी जो अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, जो लॉ हमें बताएगा वही उसका मतलब हम कंसिडर करेंगे। इंक्लूसिव डेफिनेशन की निशानी ये होती है कि वो शुरू होती है इंक्लूड्स के टाइटल के साथ। और इसका मतलब ये होता है कि जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है हम उसको भी तस्लीम करते हैं और जो डिक्शनरी मीनिंग है हम उसको भी तस्लीम करते हैं, लेकिन मजीद वजाहत क्लियर करने के लिए, वजाहत देने के लिए हम इसमें कुछ मजीद चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन कहलाती है हमारी इंक्लूसिव। हाइब्रिड डेफिनेशन एक ऐसी डेफिनेशन होती है जो कॉम्बो होता है एक्सक्लूसिव प्लस इंक्लूसिव का। मीन्स के ये डेफिनेशन स्टार्ट होती है विद द वर्ड मीन्स और आगे जाके इसमें वर्ड आ रहा होता है इंक्लूड्स। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी इनकम की डेफिनेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने यहीं कहीं डिस्कस की थी इनकम की भी डेफिनेशन। जी, तो हमने इनकम की डेफिनेशन देखी थी। इनकम की डेफिनेशन जो हमारे ऑर्डिनेंस में गिवन है सेक्शन 2 के क्लॉज 29 में, सेक्शन 2 का क्लॉज 29 में इनकम की डेफिनेशन गिवन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जिसमें वो कहता है इंक्लूसिव डेफिनेशन, क्योंकि वो स्टार्ट होती है विद द टाइटल इंक्लूड्स। और उसमें हमने इनकम की डेफिनेशन को डिटेल में इलेबोरेट किया था कि उसमें जो जो उसने वर्ड लिखे हुए हैं, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, विद होल्डिंग की एक बात लिखी हुई है, ट्रीटेड एज इनकम और लॉस ऑफ इनकम को हमने डिस्कस किया। फिर हमने आपसे कहा जो हमने डिस्कस किया था कि भाई ये सेक्शन 4 की इंपॉर्टेंस ऐसी है कि पर्सन, जो आज हमारा एरिया है, पर्सन को आज हम इंशाल्लाह ये 5 सेक्शन इंशाल्लाह हम आज कवर कर रहे होंगे कि हम ये देखेंगे कि पर्सन सेक्शन 80, 81, 82, 83, 84 में उसने पर्सन से रिलेटेड चीजों को बताया है। अभी हम सेक्शन 4 को ओपन कर रहे हैं। फिर टैक्सेबल इनकम हमारी स्टार्ट होती है सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्जाम्प्ट इनकम, डिडक्टेबल अलाउंस, ये सारी चीजें हम जब एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास आती है टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पे आप देखें सेक्शन 12, 13, 14 सैलरी का है, 15, 15 है, 16 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का है, 18 से लेके 36 तक इनकम फ्रॉम बिजनेस है, 37, 37 है, 38 कैपिटल गेन्स है, 39, 40 आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। दैट मीन्स कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सेक्शन 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है, तो आपके सामने है कि इसने ऑलमोस्ट आपका कॉम्पिटिशनल एरिया कवर किया हुआ है। सब साथ है यहाँ तक? आई नो यहाँ मैं लास्ट क्लास को थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, और जिनकी फर्स्ट क्लास है उनके लिए, ताकि मैं आज के टॉपिक पे आ सकूं। आई नो मेरा पेस तेज है। यहाँ तक चीज सब साथ है? क्या यहाँ तक सब साथ है? आप लोग के चैट बॉक्स में मैसेजेस का मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए जी। अच्छा सर, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 4 में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या है भाई? पर्सन हो, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास इनकम हो, लेकिन कौन सी इनकम हो? टैक्सेबल इनकम हो इस पर्टिकुलर पीरियड, जिसको हम कहते हैं टैक्स ईयर, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 74, ठीक है। उस टैक्सेबल इनकम पे हम अप्लाई करेंगे टैक्स रेट्स। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कहलाता है हमारा इनकम टैक्स, ठीक है। हमने कहा कि सर सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हम वन बाय वन इसको ओपन कर रहे हैं।
हमने लास्ट क्लास में टैक्स ईयर को डिटेल में देखा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर: नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है सर? नॉर्मल टैक्स ईयर एक ऐसा टैक्स ईयर जिसकी निशानी होगी कि वो पीरियड एंड हो रहा होगा 30 जून पे। तो जब हम देखेंगे कि हमारे 12 मंथ का पीरियड 1 जुलाई से स्टार्ट होके 30 जून पे एंड हो रहा होगा, तो हम ये देखते ही 30 जून देखते ही हम कहेंगे कि इसकी एंडिंग डेट 30 जून है, तो ये कौन सा टैक्स ईयर है? मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर है। और जब आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपको टैक्स ईयर दिया जाता है वो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। ठीक है सर। स्पेशल टैक्स ईयर की क्या फीचर्स हैं? स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट जो है वो 30 जून के अलावा कोई भी डेट हो सकती है। अब वो 31 दिसंबर भी हो सकती है, 31 अक्टूबर भी हो सकती है, 30 नवंबर भी हो सकती है। बट अगर 30 जून के अलावा कोई भी एंडिंग डेट होगी तो वो मेरा कहलाएगा स्पेशल टैक्स ईयर। फिर हमने कहा कि सर इसको नाम कैसे देते हैं, तो हमने नॉर्मल टैक्स ईयर के नाम रखने का तरीका ये बताया था कि एंडिंग डेट का कैलेंडर ईयर जो होगा वही हमारे नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम होगा। और स्पेशल टैक्स ईयर में हमने देखा था कि एंडिंग डेट का रिस्पेक्टिव नॉर्मल टैक्स ईयर देखेंगे कि वो एंडिंग डेट स्पेशल टैक्स ईयर की किस रिस्पेक्टिव नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, और उस नॉर्मल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट का कैलेंडर ईयर जो होगा वो हमारे स्पेशल टैक्स ईयर का नाम होगा। अ, क्या हम इस वक्त कुछ टैक्स ईयर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, या जो इनकी पहली क्लास है वो चाहते हैं कि हम पहले फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लें उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल्स पे देखें? फील फ्री, यू आर फ्री टू से एनीथिंग। चैट बॉक्स में आपने एक्टिव रहना है। एक नज़र मैं आपको एमसीक्यूज कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की दिखा देता हूँ। वो है ये। सर आपकी स्क्रीन पे टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्या हम इनको डिस्कस कर लें, या पहले आप लोग लेक्चर लेंगे फिर हम इस पे डिस्कशन करें? बताइए। भाई सब 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 चलिए जी। सर पहला न्यूमेरिकल हमारा ये है। हमने क्योंकि लास्ट क्लास में टैक्स ईयर कवर किया था इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम टैक्स ईयर को डिस्कस कर लें उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। ठीक है। पहले न्यूमेरिकल में हमने कहा कि सर द टैक्स ईयर रेलेवेंट टू द पीरियड between the last full tax year to the date of the commencement of a new tax year in case of change of tax year with the permission of the tax department shall be what? ठीक है। मैं क्विकली बता देता हूं कि हमने पढ़ा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर: नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, और तीसरा टैक्स ईयर हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर मैंने अभी आप लोग को ब्रीफली बताया, स्पेशल टैक्स ईयर मैंने भी आप लोग को ब्रीफली बताया। क्या एक पर्सन, एक टैक्स पेयर अपना टैक्स ईयर चेंज करवा सकता है? बिल्कुल चेंज करवा सकता है। तो जब चेंज करवाते हैं टैक्स ईयर तो चेंज करवाने की वजह से बीच में एक गैप आता है, उस गैप के पीरियड को हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो अब इस एमसीक्यूज को पढ़ें और इसका आंसर क्या होगा। वो कह रहे हैं कि द टैक्स ईयर रिलेवेंट टू द पीरियड बिटवीन द लास्ट फुल टैक्स ईयर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू टैक्स ईयर इन केस ऑफ चेंज ऑफ टैक्स ईयर विद द परमिशन ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट शैल बी व्हाट? क्या कहलाएगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, और अगर आप सब नहीं देंगे तो फिर मैं डेफिनेटली नेम कॉल आउट करूंगा। 3 शहादतें मौसूल हुई हैं मुझे पास, और तीनों शहादतें अब तक सही हैं। 4। मुस्तफ़ा, द करेक्ट आंसर इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है मुस्तफ़ा, जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, दूसरा एमसीक्यूज। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 31st October 20x7, right? The directors, and it started the operation on from 1st February 2020x8.
The directors of the company decided to opt for normal tax year, close the company's account on 30th June 2008 and want to file an application to get the permission from the tax department. The required action in this case. मैं आपको elaborate कर देता हूँ कि इस MCQs में ये कह रहे हैं कि एक कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है 31 अक्टूबर 2007 में, और उसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं 1 फरवरी 2008 में। जो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं वो चाहते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो नॉर्मल टैक्स ईयर ऑप्ट करेंगे, और जो उनकी कंपनी के अकाउंट क्लोज होंगे वो होंगे 30 जून 2008 में। अब इस सिलसिले में वो एक एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को इजाजत लेने के लिए। बताइए क्या एक्शन रिक्वायर्ड होगा इस केस में। फजलुर रहमान, आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं इस एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, मैं रिपीट करता हूं। जब मैं नॉर्मल टैक्स ईयर बता रहा था तो मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि नॉर्मल जब भी हम रजिस्टर्ड होते हैं इनकम टैक्स में तो बाय डिफॉल्ट जो हमें टैक्स ईयर मिलता है वो क्या कहलाता है, नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है, तो अब इस बात को जहन में रखते हुए आपके सामने ये एमसीक्यू है और इसके ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर होगा। क्या उन्हें 30 जून 2008 से पहले एप्लीकेशन बनानी होगी, या उन्हें अपना पहला रिटर्न फाइल करते हुए एप्लीकेशन देनी होगी, या दे आर नॉट सपोज टू मेक एनी एप्लीकेशन, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। चलें, जल्दी जल्दी सब अपना आंसर दीजिए भाई। क्योंकि हमने कहा कि कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, और इसने अपने ऑपरेशन अभी स्टार्ट किए हैं 1 फरवरी से। मैंने भी आप लोग को बताया कि जब भी हम रजिस्टर्ड होते हैं इनकम टैक्स में तो हमें बाय डिफॉल्ट जो टैक्स ईयर दिया जाता है वो होता है नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है, तो जब अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इनकम टैक्स में तो टैक्स ईयर जो हमें बाय डिफॉल्ट दिया जाएगा वो नॉर्मल टैक्स ईयर है। दैट मीन्स कि इस टैक्स ईयर के लिए हमें कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन हम कब देते हैं, जब हमें अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना हो। जब हमें अपना टैक्स ईयर चेंज कराना हो तो हम अपने कमिश्नर को एप्लीकेशन देते हैं कि हमें अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना है। ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर है उसका। तो इस केस में द आंसर वुड बी दे आर नॉट सपोज टू मेक एनी एप्लीकेशन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनको नॉर्मल टैक्स ईयर मिलेगा, तो उन्हें कोई एप्लीकेशन परमिशन लेने की जरूरत है ही नहीं टैक्स डिपार्टमेंट से, अगर वो ऑप्ट कर रहे हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। हाँ, अगर यहाँ लिखा होता कि उन्हें बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टैक्स ईयर दिया है और वो स्पेशल टैक्स ईयर लेना चाह रहे हैं तो फिर दे वर रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू द कमिश्नर इन रेवेन्यू, और उसका प्रोसीजर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आई गेस व्हाट आई पर्सनली फील कि हमें रादर देन कि हम अभी एमसीक्यूज देखें, आप लोग पहले इस क्लास के बाद फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो फिर आप लोग को मजीद अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई बिलीव इंशाल्लाह। और आज हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे चीज़ों को लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो सर हमने अब तक सेक्शन 4 में से टैक्स एयर को डिटेल में कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सन को, पर्सन और इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो भाई कोई भी वर्ड डिफाइन करना है, किसी भी वर्ड को एलैबोरेट करना है तो वो बताएगा कौन, ये है क्या, पर्सन कौन होता है, बताएगा कोई मुझे। क्या आप में से कोई बता सकता है कि पर्सन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पर्सन? क्या आप में से कोई बता सकता है पर्सन क्या है? हम लॉ पढ़ रहे हैं, और याद रखिएगा कि जब हम लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ में कोई भी वर्ड किसी भी वर्ड के बारे में अगर हमें जानना होगा तो वो कौन बताएगा? वो लॉ खुद बताएगा। लॉ विल
define that particular word by itself. तो पर्सन को जानने के लिए डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल एओपी कंपनी, ठीक है, इंडिविजुअल एसोसिएशन कंपनी, इंडिविजुअल मैं मान लेता हूं, लेकिन आप लोग के आंसर अधूरे हैं, ठीक है। कौन बताएगा कि पर्सन कौन होता है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 80 बताएगा कि पर्सन कौन होता है। क्योंकि हमने क्या कहा, हमने सेक्शन 4 में कहा कि पर्सन हो जिसके पास टैक्सेबल इनकम हो, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले तो पर्सन को पता नहीं चाहिए ना कि पर्सन है कौन, पर्सन कौन होता है, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो पर्सन नोट कर लीजिए, सेक्शन 80 के अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी पास, देयर आर 7 persons इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। पहला, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन होता है भाई? आप, मैं, वाजिद, फजलुर रहमान, नबी हुसैन, हम सारे जो हैं ये कौन है? इंडिविजुअल्स, ठीक है। दूसरा पर्सन जो हमें सेक्शन 80 ने बताया वो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको सादा जबान में आप पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है, या जॉइंट वेंचर कहते हैं। इस पे मैं मजीद इलेबरेट करूंगा थोड़ी देर में। तीसरा पर्सन हमारे इनकम टैक्स की दुनिया में है कंपनी। चौथा पर्सन हमारे इनकम टैक्स की दुनिया में है फेडरल गवर्नमेंट। पांचवा पर्सन इज फॉरेन गवर्नमेंट। छठा पर्सन पॉलिटिकल सब डिविजन्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। एंड लास्ट वन इज पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये 7 पर्सन्स बताए हैं हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने। अगर किसी को विश्वास नहीं, यकीन नहीं, तो ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। क्या सबको नजर आ रहा है? सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है? द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन। एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कितने हो गए भैया? सब साथ हैं? चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए, सब साथ हैं। अब इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो खुद भी कर सकता है, अदरवाइज मैं तो पहले इलेबरेट कर रहा हूँ। इंडिविजुअल हमने बताया कौन कौन होता है, आप, मैं, ठीक है। कंपनी, यू आर बेटर फैमिलियर विद द वर्ड कंपनी, सीएलएसपी पास करके आए होंगे आप, ठीक है। कंपनी क्या होती है? फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत। याद रखिएगा कि पर्सन की डेफिनेशन में फेडरल गवर्नमेंट को रखा हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को नहीं रखा हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कंपनी की डेफिनेशन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दुनिया में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को हम क्या समझते हैं? कंपनी समझते हैं, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट को एक अलग पर्सन तस्वुर किया जाता है, फॉरेन गवर्नमेंट को एक अलग पर्सन तस्वुर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, अमेरिका की हुकूमत आपके मुल्क के लिए फॉरेन गवर्नमेंट कहलाएगी, उसका स्टेटस क्या है? वो भी एक पर्सन है। सर ये पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट क्या होते हैं, और ये क्या एक नया टर्म हम यूज कर रहे हैं? इसको इलेबोरेट कर दें सर। ये बेसिकली हैं आपकी मुल्क में एम्बेसीज,
ठीक है। अब हर कंट्री का जो सब डिवीजन यहाँ पे मौजूद है, हर फॉरेन कंट्री का जो सब डिवीजन मौजूद है, उसको एम्बेसीज नहीं कहा जाता। हो सकता है किसी और कंट्री में उसको किसी और नाम से बुलाया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा नाम भी होता है जो आपने अक्सर सुना होगा, जनरल कॉन्सुलेट। ठीक है। तो अगर सिर्फ एम्बेसी लिख देते यहाँ पे, छठे नंबर पे अगर सिर्फ एम्बेसी का टाइटल लिख देते, तो इज ए हाई प्रोबेबिलिटी के दूसरे फॉरेन गवर्नमेंट कहता कि भाई हम तो एम्बेसी हमारी फॉरेन गवर्नमेंट की है ही नहीं, हम तो जनरल कॉन्सुलेट कहते हैं। तो इसी वजह से एक ऐसा वर्ड ड्राइव किया गया जिसमें सबको कवर कर लिया जाए, और कहा पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। अब आप उसको एम्बेसी कहें, आप उसको जनरल कॉन्सुलेट कहें, आप उसको कोई भी नाम दें, अगर वो एक फॉरेन गवर्नमेंट का सब डिवीजन है तो यहाँ पे क्या लाएगा, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, और उसका स्टेटस क्या है कि वो भी एक पर्सन कहलाएगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। व्हाट अबाउट यूएन ऑर्गेनाइजेशन, द 7%, जो 7% आपके सामने लिखा हुआ है पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें आपकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, इंक्लूडिंग WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को और UN ऑर्गेनाइजेशन, UNO। ठीक है। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉल करती हैं हमारे 7th कैटेगरी में, विच इज पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सर ये 7% आप सबको क्लियर है यहाँ तक? क्या ये 7% क्लियर है? अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कितने पर्सन होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? देयर आर 7%: इंडिविजुअल, AOP, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड जो है वो इलेबोरेट करना रह गया, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर याद रखिएगा यहाँ पे क्या टाइटल यूज किया है इन्होंने, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। गौर से देखिएगा, एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल, ये क्या हुई, पार्टनरशिप। क्या कहलाएगी, क्या इसको मैं AOP कह सकता हूं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस कह सकता हूं, यस और नो? चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए प्लीज। क्या इसको मैं AOP कह सकता हूं? सर एक इंडिविजुअल प्लस एक कंपनी, क्या एक इंडिविजुअल कंपनी के साथ मिलकर कोई जॉइंट वेंचर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या ये AOP कहलाएगी? क्या ये AOP कहलाएगी? सर क्या दो कंपनीज मिलकर किसी जॉइंट वेंचर में पार्टिसिपेट कर सकती हैं? क्या ये AOP कहलाएगी? सर क्या फेडरल गवर्नमेंट किसी कंपनी के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकती है, जॉइंट वेंचर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो इस केस में फेडरल गवर्नमेंट जो कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस करेगी उसको हम क्या कहेंगे, AOP। तो इट मींस कि सर यहाँ पे वर्ड लिखा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो ये पर्सन का मतलब है कि ये कोई भी 7 पर्सन मिलके एसोसिएशन बना सकते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? यहां तक सबको क्लियर है? पर्सन की डेफिनेशन क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अगर पर्सन की डेफिनेशन क्लियर है तो फिर हम एक स्टेप फर्दर जाएंगे, सेक्शन 81, 82, 83, 84 को डिस्कस करने। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग का चैट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूं कि यहां तक सब क्लियर है, चीजें क्लियर हैं, तो फिर हम आगे बढ़ें। किसी का कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई पाबंदी नहीं होगी कि आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते, बिल्कुल आप आराम से सवाल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ जाएं, इजाजत है? या मैं नेम कॉल आउट करूं सबके? अब एक काम ये करते हैं, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। अब एक काम करते हैं कि ये हमारा सेशन जो है ना 30-30 मिनट्स के ब्रेक पे चलेगा, तो हम दोबारा से इस सेशन को रीज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है? या अभी हमारे पास 10 मिनट हैं? अभी हमारे पास 10 मिनट हैं आई गेस। 5 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं। सर मल्टाई कंपनीज, फजलुर रहमान आपने क्या कहा? मल्टाई क्या कहा आपने? आगे क्या लिखा हुआ है? कंपनीज। बताइए कौन सा पर्सन क्या कहलाएगा, कौन सी कैटेगरी में जाएगा? 7% में से आपके नाम में खुद ही आप कह रहे हैं मल्टाई।
कंपनीज, कंपनी। ठीक हो गया? और किसी का कोई सवाल? अच्छा, ये भी मैं आपको वजाहत कर दूं कि आपका सवाल कोई और नहीं देख रहा, तो बिला झिझक कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि आप क्या सवाल कर रहे हैं। आपके सवाल पे अक्सर हेजिटेशन होती है कि मैं ऐसा सवाल कर रहा हूँ, मेरा मजाक, कोई मजाक नहीं बनेगा आपका। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आपका जैसा भी सवाल हो आप करें, मेरी क्लास में आपको खुली आजादी है। भाई मैं नाम कॉल आउट करूं? मुझे लग रहा है नाम कॉल आउट करने पड़ेंगे। किरण, मरियम, मोहम्मद इकबाल, मुस्तफ़ा, नबी हुसैन, उमैर, उरूज फातिमा, वाजिद, वानिया, सैमसंग SCG06। क्या यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक हो गया। ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ सर, बहुत अच्छा सवाल है फजलुर रहमान का, कि सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कंपनी क्यों कहा जाता है और पर्सन क्यों नहीं है। अरे फजलुर रहमान, पहले तो एक चीज क्लियर कर लें, अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कंपनी कहा गया है, तो क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्टेटस पर्सन नहीं है? फजलुर रहमान कह रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंपनी है, पर्सन क्यों नहीं है? तो भाई कंपनी इटसेल्फ क्या है फजलुर रहमान? कंपनी इटसेल्फ क्या है? पर्सन है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमने कहा कि वो उसका स्टेटस एक कंपनी का है, लेकिन कंपनी इटसेल्फ क्या है? एक पर्सन है। ये थोड़ी मैंने कहा है कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पर्सन नहीं कहा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पर्सन है, लेकिन उसको फेडरल गवर्नमेंट की तरह अलग से स्पेसिफाई नहीं किया, उसको कहा कि वो क्या है? कंपनी है। और कंपनी पर्सन है एक। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पर्सन है, लेकिन वो किस तरीके से पर्सन है? कंपनी बन के। उसको कंपनी का दर्जा दिया हुआ है हमने। क्लियर है फजल? फजल रहमान क्लियर है? गुड। ठीक हो गया। चलिए जी। अब सर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैं इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले वो डिस्कस करना जरूरी समझता हूँ, और वो डिस्कशन है हमारा ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। देखें, ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। एक पर्सन है। अब मैं जब कह रहा हूं पर्सन, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं किन की बात कर रहा हूं। इन 7 लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है? पर्सन जो है, इसको हमने क्या करना है? टैक्स करना है। एक पर्सन की इनकम को टैक्स करना है, राइट? तो एक शख्स के पास ज्योग्राफिकली ज्योग्राफिकली कितनी सोर्सेज ऑफ इनकम होती हैं? मतलब वो कहाँ कहाँ से पैसा बना सकता है, कहाँ कहाँ से इनकम अर्न कर सकता है। एक तो सर वो पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में नौकरी करके, पाकिस्तान में बिजनेस करके इनकम कमा सकता है। और दूसरा, वो पाकिस्तान से बाहर जाके या पाकिस्तान में रहते हुए बाहर बिजनेस करके भी पैसे कमा सकता है। तो जियोग्राफिकली देयर आर टू सोर्सेज ऑफ इनकम। वन इज पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम एंड द अदर वन इज फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, राइट? ठीक है, सैलरी, बिजनेस, अदर सोर्सेज पे बात नहीं कर रहे भी हम। अभी मैंने क्या कहा नबी? जियोग्राफिकली सोर्स ऑफ इनकम। अगर मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, पाकिस्तान में जॉब कर रहा हूँ, पाकिस्तान से मुझे सैलरी मिल रही है, पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ, पाकिस्तान में मेरे प्रॉपर्टीज हैं, रेंट का अर्न कर रहा हूँ, तो मेरी क्या कहलाएगी? पाकिस्तान सोर्स इनकम। अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो मेरे बाहर बिजनेसेस हैं, बाहर मेरी प्रॉपर्टीज हैं, बाहर मैं जॉब कर रहा हूं, तो जो इनकम मेरे पास आ रही है वो कहलाएगी मेरी फॉरेन सोर्स इनकम। तो बेसिकली जियोग्राफिकली देयर आर टू सोर्सेज ऑफ इनकम, राइट? यहां तक सब साथ है? तो सवाल ये आया कि सर इस शख्स की इस शख्स की किस एक्सटेंट तक इनकम पाकिस्तान में टैक्स होनी चाहिए और किस बेसिस पे होनी चाहिए? दो सवाल हमारे पास आए कि बेसिस क्या होनी चाहिए टैक्सेशन की एक शख्स की, और एक्सटेंट ऑफ इनकम जो टैक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ये दो सवाल समझ में आए? बेसिस ऑफ टैक्सेशन का मतलब कि सर वेदर
उसकी नेशनैलिटी को बेस बनाए कि क्योंकि वो पाकिस्तानी है इसलिए उसको टैक्स देना होगा, क्या उसकी सिटीजनशिप को बेस बनाए कि क्योंकि वो शहरी है पाकिस्तान का, भले वो पाकिस्तानी नहीं है, सिटीजनशिप है, उसके पास सिटीजनशिप है, तो उसको टैक्स देना होगा। बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या होनी चाहिए? और एक्सटेंट ऑफ इनकम, जैसे मैंने भी आपको बताया कि सिर्फ इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स होनी चाहिए, या इसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स होनी चाहिए, या इसकी दोनों इनकम पाकिस्तान में टैक्स होनी चाहिए। तो सवाल वैलिड है कि नहीं है, बताइए। ये मेरे सवालात समझ में आ गए आपको? जब हम एक शख्स की टैक्सेशन करने जा रहे हैं तो हमने दो सवाल किए भाई, टैक्सेशन किस बेसिस पे करनी है और किस एक्सटेंट तक इनकम को टैक्स करना है। यहां तक सब साथ है? ठीक है सर। क्या नेशनैलिटी को बेस बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सर बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनल जो है वो बाहर हैं। तो क्या हम अपने एफबीआर के ब्यूरोक्रेट्स को बाहर भेजें, वो बाहर जाके हर शख्स से बोले भाई आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, आप अपना एनआईसी दिखाइए, आप पे टैक्स लगेगा? नहीं, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और सिटीजनशिप को भी बेसिस नहीं बना सकते। तो सर हम जिस बेसिस की बात कर रहे हैं वो है रेजिडेंशियल स्टेटस वुड बी द बेसिस। और यही रेजिडेंशियल स्टेटस बताएगा कि किस एक्सटेंट तक इनकम टैक्स होगी पाकिस्तान में। ठीक है, एक शख्स की टैक्सेबिलिटी की बेसिस क्या होगी? रेजिडेंशियल स्टेटस। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो बताएगा कि उसकी कितनी इनकम पाकिस्तान में टैक्स होगी। यहां तक सब साथ है? अब एक शख्स या तो रेजिडेंट होगा पाकिस्तान का, या नॉन रेजिडेंट होगा पाकिस्तान। कब रेजिडेंट होगा, कब नॉन रेजिडेंट होगा, अभी देखेंगे, आज ही की क्लास में देखेंगे। ये हम सेक्शन 81 पे चले गए, सेक्शन 80 से। ठीक है, सेक्शन 81 पे आ गए हम। अगर एक शख्स रेजिडेंट होगा तो उसकी वर्ल्ड इनकम पाकिस्तान में टैक्स होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड इनकम का मतलब पाकिस्तान सोर्स इनकम भी पाकिस्तान में टैक्स होगी, फॉरेन सोर्स इनकम भी पाकिस्तान में ही टैक्स होगी। लेकिन अगर एक शख्स का स्टेटस नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में उसकी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स होगी। यहां तक सब साथ हो? ये क्लियर है? ये क्लियर है? सबका जल्दी से अपना ओपिनियन दे ताकि फिर मैं इस 30 मिनट्स के सेशन को एंड करके नया सेशन स्टार्ट करूं, और वहां से फिर हम रेजिडेंशियल स्टेटस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कट ऑफ लेते हैं ताकि मुझे अपलोडिंग करने में भी आसानी हो जाती है। मैं यूट्यूब पे 2.5-3 घंटे के लेक्चर अगर अपलोड करने जाता हूँ तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं वो, और डेफिनेटली जीबी भी बहुत रिक्वायर्ड होती है। तो हम यहाँ पे 30 मिनट्स का कट ऑफ करके दोबारा से सेशन स्टार्ट करें। ठीक है जी।